Welcome to the Medicine Unmasked, the human side of healthcare, where we talk to doctors about their work, their lives, and their passion for healthcare. We invite you to join us for the Medicine Unmasked, the human side of healthcare. नमस्कार, मेडिसिन अनमास्क्ड द ह्यूमन साइड ऑफ मेडिसिन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर बी एम गोयल। डॉक्टर बी एम गोयल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर बी एम गोयल सर, आई विल रिक्वेस्ट यू टू सेल्फ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं और फिर अपन आज की चर्चा चालू करें। मैं डॉक्टर बी एम गोयल कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। अपेक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कार्डियोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रोसीजर्स, प्रक्रियाएं, इलाज, निदान वगैरह होते हैं वो हम सब यहाँ पर मेरी टीम के साथ करते हैं। तो बी एम गोयल साहब धौलपुर के, मतलब राजस्थान के बड़े सुदूर डिस्ट्रिक्ट से हैं, सो बात करेंगे धौलपुर की भी एक आध क्वेश्चन। बट सबसे बड़ी बात डॉक्टर गोयल अब ये है कि आजकल बहुत यंग लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम्स होने लगी, और इन यंग लोगों को जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है, पहली बात तो क्या ऐसा कारण हो गया? हमने माना कि कोविड एक कारण था, बट कोविड से पहले भी होती थी और अब कोविड जिनको नहीं हुआ उनको भी हो रही है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड वेयर यंग पीपल गेटिंग सो मेनी हार्ट प्रॉब्लम्स? पहली बार सर, यंग लोगों में जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं, मेनली जो अपन डिटेक्ट कर पा रहे हैं उनमें मेनली एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की बीमारियां हैं। और अगर मैं शुद्ध भाषा में बात करूं तो हार्ट अटैक की बीमारियां हैं, वो बहुत बड़ी हैं यंग लोगों में। एज सच मेजर कोई फैक्टर तो दिखता नहीं है कि भाई यंग लोगों में मेन कारण क्या है, बट अपन अगर ओवरऑल बात करें तो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो जेनेटिक्स का होता है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, क्लोज फैमिली मेंबर को 55 साल से कम उम्र पर हार्ट का अटैक हुआ है तो यंग लोगों में होने की संभावना रहती है। दूसरा, जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं लाइक शुगर है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, स्मोकिंग है, वजन बढ़ा हुआ है, ओबेसिटी है, तो ये भी प्रोन करते हैं कि आप जो है हार्ट अटैक से ग्रसित हो सकते हैं। इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर अभी लेटेस्ट जो देखने में मिला है वो है स्ट्रेस, कंपटीशन, पीयर ग्रुप कंपटीशन। ये चीजें क्या करती हैं कि सडन होने वाली जो इवेंट्स होती हैं, यानी अटैक होती हैं, वो यंग लोगों में बहुत पैदा कर देती हैं। देखो, मैं आपको बताऊं कि अटैक होने के लिए जरूरी नहीं है कि पहले से नस में ब्लॉकेज हो। अटैक की जो पैथोलॉजी है वो बड़ी सिंपल सी है कि अपनी जो स्मूथ लेयर होती है अपनी नसों में, वहां कहीं रप्चर हुआ प्लाक और वहां थक्का बन गया और पेशेंट को अटैक हो गया। तो ये जो प्रेसिपिटेशन है थ्रोम्बस बनने का, ये स्ट्रेस के माध्यम से बहुत कम है। प्लस कुछ स्पेशल ग्रुप्स में अगर अपन देखते हैं, सेलिब्रिटीज में देखते हैं, तो इनमें कुछ ड्रग्स हैं, ड्रग एब्यूज है, कोकेन वगैरह है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होती है सडन अटैक के लिए। एक बात और डॉक्टर गोयल, कि हम हमेशा हर कुछ सालों में या हर साल ही कहीं ना कहीं, अभी भी एक बड़े सीनियर से कोई सीईओ थे किसी कंपनी के, सो वो अपनी बाइकिंग ट्रिप के लिए कहीं लेह लद्दाख कहीं गए हुए थे और वहां सडनली कोलैप्स हो गए। तो ये मतलब हायर हाइट्स पे भी यंग लोगों को होता है, तो इसका भी कोई कोरिलेशन है? देखिए सर, हायर हाइट्स पर अपना ऑक्सीजन का लेवल डाउन जाता है, हाइपोक्सीमिया होता है, वेजो कंस्ट्रक्शन होता है। तो जैसे मैंने अगेन कहा कि अटैक होने के लिए एक छोटा सा ट्रिगर चाहिए, एक प्लाक रप्चर चाहिए और थ्रोम्बस बनना चाहिए। तो प्लाक रप्चर के लिए कोई भी ट्रिगर हो सकता है, वो हाइपोक्सीमिया हो सकता है, वो स्ट्रेस हो सकता है, वो कोई ड्रग हो सकती है जो सडन अपना वेजो कंस्ट्रक्शन कर दे। तो हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन का लेवल डाउन जाने की वजह से मे बी उनको प्रेसिपिटेट हुआ। तो एक चीज ये है कि जैसे ओल्ड एज के अंदर या से मिडिल एज के अंदर, बट आजकल ये देखा है कि 25 साल, 20 साल, 22 साल उम्र में भी लोगों को हो रहा है। सो जो यंग लोगों में जो हार्ट अटैक होता है, हम स्पेसिफिकली हार्ट अटैक की बात कर सकते हैं, बिकॉज उसी के लिए अवेयरनेस जगाने से कुछ फायदा है। तो यंग लोगों में क्या डिफरेंट प्रेजेंटेशन है रिलेटिवली ओल्ड लोगों से, या प्रेजेंटेशन सेम है? बहुत बढ़िया सवाल किया सर आपने। देखिए, मैं एक बहुत बड़ा फैक्ट आपको बताऊं कि जब भी अटैक होता है उसमें जो डेथ होती है, सडन डेथ, वो पहले घंटे में 50% डेथ हो जाती है। ओके। और यंग लोगों में जो अटैक होता है उसमें पहले अटैक में सडन डेथ की संभावना ओल्ड लोगों की तुलना में
ज्यादा होती है और कई गुना ज्यादा होती है। उसका कारण क्या होता है कि ओल्ड एज में मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई न कोई अंडरलाइंग नस में सिकुड़न होती है और उस सिकुड़न पर, उस नैरोइंग पर थ्रोम्बस आता है, तो वो मायोकार्डियम को थोड़ा आदत होती है अपनी मांसपेशियों को कम ब्लड सहन करने की। लेकिन यंग लोगों में ऐसा नहीं होता कि उनके पहले से कोई सिकुड़न हो, तो जैसे ही सडन थ्रोम्बस आता है ब्लड सप्लाई रुकती है और अपने मांसपेशियों को कम खून की आदत होती नहीं है। तो यंग लोगों में जो धड़कन वाली अरिथमिया हैं जिनसे सडन डेथ होती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इनकी संभावना ओल्ड लोगों की तुलना में ज्यादा होती है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। इसको हम लोग कहते हैं प्री इस्चेमिक कंडीशनिंग, यानी जिसके पहले प्री इस्चेमिक कंडीशनिंग हो रखी है उसके हार्ट को डैमेज भी कम होगा और उसकी सडन डेथ की संभावना भी कम है। तो यहाँ से एक और बात हुई है, तो मुझे लगता है कि आजकल जो ऑफिसेज हैं, खासकर बड़े बड़े ऑफिसेज जहाँ सैकड़ों हजारों यंग लोग काम करते हैं, आई थिंक हर ऑफिस में कहीं ना कहीं कोई इस तरीके का जरूर कोई साधन होना चाहिए या ये बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि जब इसमें सब दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर एक, लेमैन सीपीआर आना चाहिए, हर आदमी को सीपीआर आना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि अब मुझे सीपीआर कब करना है, और एक बेसिक सीपीआर की ट्रेनिंग सारे लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जो सीपीआर दे सकता है वो ही किसी कोलैप्स होने वाले पेशेंट के लॉन्ग टर्म आउटकम को सुधार सकता है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचने तक उसके ब्रेन को सुरक्षित रख सकता है, ऑर्गन्स को सुरक्षित रखता है। और दूसरी चीज है, एक डिवाइस आती है जिसको हम बोलते हैं एईडी, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। वो बड़ी इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। जैसे अगर कोई पेशेंट सडन कोलैप्स हो रहा है तो उस डिवाइस को अपन अटैच कर देते हैं, तो वो डिवाइस खुद डिटेक्ट कर लेती है कि मुझे शॉक देना है या नहीं देना है। तो एईडी सारे पब्लिक प्लेसेस पर, क्राउडी एरियाज में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, सब जगह होना चाहिए। आजकल डॉक्टर गोयल एयरपोर्ट्स पे तो फिर भी देखे गए हैं, बट आई थिंक एयरपोर्ट्स के अलावा इंडियन, कुछ एयरपोर्ट्स पर, उसके अलावा बाकी कम जगह हैं। सो इससे हम आगे चल रहे हैं, और अगर हम बात ये करें कि जैसे सपोज एक व्यक्ति है जो कि 30 साल का है, उसके घर के अंदर अगर उसको सपोज ही हैज हैड अ अटैक, सो उसके घर में अगर बाकी सब लोग हैं, तो उन लोगों को किस तरीके का प्रिवेंटिव प्रोग्राम या किस तरीके का चेकअप करना चाहिए ताकि वो लोग इससे ग्रसित नहीं हो। जैसा आपने कहा कि जेनेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसा आपने कहा सर 30 साल पर अगर होता है तो हम इसको प्रीमेच्योर सीएडी बोलते हैं। अगर किसी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के पुरुष में 55 साल से पहले और महिला में 60 साल से पहले अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज अटैक वगैरह होता है तो ये प्रीमेच्योर सीएडी कहलाती है। अगर अपनी फैमिली में प्रीमेच्योर सीएडी की हिस्ट्री है तो बाकी रिलेटिव्स में सीएडी होने की संभावना बहुत हाई रहती है। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इसमें हम लोग जो पैटर्न देखते हैं, पैटर्न भी फिक्स रहता है। जैसे अगर फादर को 40 साल 45 साल पे सीएडी डायग्नोज हुआ और उसके तीनों नसों में ब्लॉक था, तो बच्चे को जो बीमारी होगी तो मोस्टली वो तीनों नसों में ही मिलेगी। तो इसका जो फिनोटाइपिक पैटर्न है वो भी फैमिली में लगभग एक जैसा देखने को मिलता है। रही बात बचाव की, तो जो रूटीन जांचें होती हैं जो हर साल हम लोग रिकमेंड करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बीपी चेकअप, टीएमटी, इसके अलावा जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है और बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो हम थ्रेशोल्ड बाकी जांचों के लिए कम रखते हैं उन लोगों में। जैसे अगर वो मान लो क्लासिकल सिम्टम्स नहीं भी करके आते हैं एंजाइना के, तो भी हम उनको लो थ्रेशोल्ड पर लेते हुए एंजियोग्राफी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो बहुत हाई रिस्क पे। एक बड़ी अजीब सी बात है, जैसे आपने कहा ना एक्सरसाइज और उन सब चीजों में, तो आजकल ये भी एक बड़ा हो गया कि ये बहुत ज्यादा जिम जाता है, या ये जैसे आपने देखा अभी हमारा एक फ्रेंड, डॉक्टर फ्रेंड, जो कि खेल के आ रहे थे और उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, जबकि एक तरफ हम साइंस तो यही कहती है कि एक्टिव रहना कार्डियो प्रोटेक्टिव है। सो इज देयर एनी न्यू थ्योरी, या ये कोरिलेशन जो है जो गलत है कि जो एक्सरसाइज करते हैं उनको हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा होती है? नहीं, देखो एक्सरसाइज करने से हार्ट की प्रॉब्लम बढ़े ऐसा कोई प्रूवन साइंस नहीं है, और एक्सरसाइज इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ। ये जो इंसिडेंसेस कुछ हुई हैं, दे मे बी सम कोइंसिडेंसेस और मे बी सम अदर फैक्टर आल्सो। ओके, सो आई थिंक एक्सरसाइज पॉजिटिवली ही देखी जाए, यस,
उस चीज के लिए। एक मैं ये कह रहा था कि जैसे आज एक यंग पेशेंट है जिसको 30 साल में हार्ट अटैक हो गया, तो उसके ट्रीटमेंट में भी वही सिस्टम है कि आप एंजियोग्राफी करते हैं और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो स्टेंट डलता है, या कुछ दूसरा ट्रीटमेंट है यंग लोगों? देखो, यंग में बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। टेक्निकली यंग लोगों में, जैसा मैंने पहले भी कहा, यंग लोगों में कई बार जब हम एंजियोग्राफी करते हैं अटैक के बाद, तो हमें केवल थ्रोम्बस ज्यादा मिलता है और अंडरलाइंग जो नस में सिकुड़न है, नैरोइंग है, वो कई बार नहीं मिलती। तो यंग लोगों में कई बार हम एंजियोग्राफी करने के बाद केवल ब्लड थिनर्स देके छोड़ देते हैं कि हम इसको 5 दिन ब्लड थिनर देंगे, अभी रिसेंटली हुआ है ऐसा, और उसके बाद हम चेक एंजियो करते हैं। अगर 5 दिन बाद केवल थ्रोम्बस होता है तो हमें उसकी आर्टरी क्लीन मिलती है और पेशेंट के हम कोई स्टेंट नहीं डालते, क्योंकि हमारा टारगेट होता है कि यंग में मेटल ना डाला जाए, कम से कम मेटल डाला जाए, तो उसके पेशेंट की लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस थोड़ी सी बेटर रहती है। इसके विपरीत एल्डरली जो लोग होते हैं उनमें अंडरलाइंग स्टेनोसिस होती ही होती है और उसके बाद ही उनको अटैक होता है। यंग लोगों में हम फ्रीक्वेंटली एक नई टेक्नोलॉजी है जिसके हम बोलते हैं इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड। जैसे हमने एंजियोग्राफी किया, थ्रोम्बस भरा है, हमें उस थ्रोम्बस के पीछे पता नहीं चल रहा कि इसमें नैरोइंग है या नहीं है, तो हम आईवस करते हैं ये देखने के लिए कि केवल थ्रोम्बस है या अंडरलाइंग कोई प्लाक है जिसने इसको नैरोइंग की हुई है। अगर आईवस में हमें मिलता है कि कोई नैरोइंग नहीं है, केवल थ्रोम्बस है, तो हम उसका चेक एंजियो भी नहीं करते और उसको केवल ब्लड थिनर इंजेक्शन देके और घर भेज देते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस इन यंग पर्सन ट्रीटमेंट एंड इन एल्डरली पर्सन ट्रीटमेंट। डॉक्टर बीएम, आखिरी सवाल, हालांकि बातें बहुत सारी है बट आखिरी सवाल करूंगा कि जैसे कोई 30-35 साल का व्यक्ति है जो नॉर्मली कल तक फिट था और वो अचानक से इमरजेंसी में आता है चेस्ट पेन लेके या एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, जो भी कुछ लेके, डिस्कम्फर्ट, सांस में नहीं आ रही, और आप मतलब आप या जो डॉक्टर्स हैं उनको बताते हैं कि भाई आपके हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है। कई बार ऐसा नहीं लगता इन लोगों को मनाने के लिए, बिकॉज यू नो वो उम्र ऐसी होती है जिसमें आदमी सोच भी नहीं सकता कि, सो कई बार चैलेंज नहीं आता है ऐसे लोगों को एडमिट करना और समझाना? आता है एक्चुअली लोगों का परसेप्शन ये है कि अगर उनको कोई बर्निंग होता है एपिगैस्ट्रिक में या कहीं भी, तो हर आदमी गैस्ट्राइटिस इवन कल कुछ खा लिया और वो खाने से कोरिलेट करने का बहुत कॉमन है। बट चूंकि क्लियर होती हैं चीजें ईसीजी में, ट्रोपोनिन्स में, कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है कि भी फलाने को भी गैस माना था लेकिन उसको अटैक निकला था, तो लोग मान लेते हैं। लोगों में भी अब काफी अवेयरनेस आई है हार्ट डिजीज को लेके और काफी लोगों को कॉन्फिडेंस भी आया है। इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कार्डियोलॉजिस्ट, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक्स है, तो लोग मानते हैं। ऐसा बहुत रेयर देखने को मिलता है कि लोग बहुत रजिस्ट करते हैं कि नहीं, इसको तो गैस ही आपका अटैक नहीं है। दे हैव फेथ इन द डॉक्टर्स। डॉक्टर गोयल, अगर आप कोई एक मैसेज यंग लोगों को देना चाहें, हमारे बहुत सारे यंग ऑडियंस है, तो व्हाट विल यू गिव? यंग लोगों को मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि अपने एक तो हेल्थ रिस्क कैलकुलेशन करके रखें कि अपने अंदर कोई ऐसा रिस्क फैक्टर तो नहीं है जो हमें हार्ट डिजीज के लिए प्रोन करता हो। तो अपना ईयरली हेल्थ चेकअप, स्क्रीनिंग जो होती है, स्पेशली डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये कराते रहें। स्ट्रेस, स्मोकिंग अवॉइड करें। और हाँ, अगर आपकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस और एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत रहेगी। पॉजिटिव थिंकिंग रखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा लें और फ्राइड चीजें खाने में कम से कम। थैंक यू वेरी मच, बड़े इंटरेस्टिंग टॉक्स थे। आई एम श्योर एवरीबॉडी मस्ट हैव। थैंक यू सर।